उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कवायद हो गई है, बिल पेश हो गया है और बहुत सारे इसमें प्रावधान है। हमारे साथ ज्ञानंद सिंह साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस करते हैं। सर, किस तरीके से इस बिल को हम देख सकते हैं? देखिए, ये एक हमने जब संविधान बनाया था तो उस समय जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उनकी मंशा थी कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। इसके तहत उन्होंने आर्टिकल 44 संविधान में डाला था जिसमें लिखा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि हमें ये हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो उस तरह से अगर देखें तो उस समय ये पाया उन्होंने कि अभी वक्त सही नहीं है और ये वक्त पे हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे जो कि सिविल रिलेशनशिप्स गवर्न करेगा बिटवीन रिलेशनशिप जो होता है हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन एंड ऑल दैट। तो सिविल रिलेशनशिप को गवर्न करेगा, उसके प्रॉपर्टी के राइट्स को गवर्न करेगा, मैरिज को गवर्न करेगा। तो इस चीज़ को सिविल लॉ में लाने का दायरा था क्योंकि रिलीजन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये संविधान सभा के मेंबर्स का मानना था जी। लेकिन हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी कई फैसलों में कहा गया कि अब समय आ गया है, इस पर विचार होना चाहिए। सरकार अभी सोच रही है, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है वो अभी केंद्र सरकार के पास है, सिफारिश उन्होंने भी की है। लेकिन आप इस जो प्रावधान हैं, इन प्रावधानों को लेकर, क्योंकि अदालतों के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं ऐसी किसी भी मामले में, तो आपको इन प्रावधानों को लेकर क्या आपको लगता है, क्या डिबेटेबल है, अदालतों में चुनौती इनको दी जा सकती है? देखिए, दो पहलू हैं। एक पहलू कि क्या हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं, इस पहलू पे डिबेट आज नहीं, जब संविधान सभा असेंबल हुई थी, जब हमारा संविधान बन रहा था उसी समय डिबेट हुआ था और आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको अपोज भी किया गया था और इनफैक्ट इस्लाम धर्म के मानने वालों ने अपोज किया था कि हमारा धर्म पे हस्तक्षेप होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो। लेकिन उस समय संविधान सभा ने इसे रिजेक्ट किया था और ये बोला था कि ये आपने जब मौलिक अधिकार ले लिया, राइट टू इक्वालिटी और ये सब जब आपने ले लिया, जब आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो साथ में इसको मना नहीं कर सकते क्योंकि ये समानता का अधिकार देता है हर एक पुरुष और महिला को इन टर्म्स ऑफ सिविल रिलेशनशिप्स। और इसमें KM मुंशी जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे उन्होंने ये भी बोला कि हमारा मकसद जो डिवोर्स करना है, जो पर्सनल लॉ है उसको सिविल रिलेशनशिप से डिवोर्स करना है, उसको हटाना है। और डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी बताया कि अगर आप इसे रिलीजन से जोड़ते हैं तो गलत होगा क्योंकि जो कई जगह पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, सेंट्रल प्रोविंसेस में, कुछ बॉम्बे के इलाके में जो मुसलमान थे वो हिंदू लॉ से सक्सेशन से गवर्न होते थे। पहली बार 1937 में एप्लीकेशन ऑफ शरिया एक्ट आया तो शरिया से जो गवर्न होने लगे मुसलमान वो 1937 के एक्ट से आए, कानून। तो जो कानून द्वारा आता है उसे कानून द्वारा हटाया भी जा सकता है, इससे रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं है, ये उनकी मंशा थी। अब दूसरा पहलू ये आता है कि हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। संविधान सभा में भी इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को उस समय भी इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता था लेकिन उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला। रीज़न ये था, उन्होंने बोला कब और कैसे होगा ये वक्त बताएगा, समय के हिसाब से होगा। तो बेसिकली उन्होंने कंसेंसस की बात की थी और किस तरह से होगा। तो देखिए, अब जो हो रहा है तो इसमें जो दूसरा पहलू है, इंडिविजुअल प्रोविजंस को लेके चैलेंज होगा। जिसमें जो लिव इन में रहना चाहते हैं उनके ऊपर जो किस तरह से आपने इन प्रावधानों को इम्प्लीमेंट किया है, उस पर क्या मौलिक अधिकार का हनन है, क्या वो मौलिक अधिकार में राइट टू आर्टिकल 21 भी है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी भी है, प्राइवेसी है, प्लस रिलीजियस राइट्स भी है। ठीक है, जहाँ तक रिलीजियस राइट्स है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लॉ क्लियर कर दिया है। अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो मुसलमानों के रिलीजियस राइट को हनन करता है इससे, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन उसका मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी तय कर रखा है। उसका ये है कि ओनली इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन इज़ प्रोटेक्टेड। उसका मतलब ये है कि क्या उस प्रथा को या उस चीज़ को कोई व्यक्ति ना फॉलो करे तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा। जैसे इसमें 3 तलाक में हमने देखा था, 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट, अगर कोई मुसलमान दूसरी शादी नहीं करता है फिर भी वो मुसलमान होता है तो ऐसी चीज़ें इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो ये इस पैमाने पे उसे जांचा जाएगा। दूसरा, कई ऐसे पहलू हैं जो कि
उस समय भी आए थे जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट को कोडिफाई किया था। हिंदू भी हम पर्सनल लॉ से गवर्न थे, तो उसमें कई जगह कस्टम और ट्रेडिशन होते हैं अपने अपने, तो उस समय भी ऑब्जेक्शन था और उस समय के ऑब्जेक्शन को हमने कस्टम और ट्रेडिशन को एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि ये जो प्रोविजंस हैं सबसर्विएंट होंगे टू सर्टेन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो जो जहाँ कस्टम और ट्रेडिशन आड़े आता है किसी प्रोविज़न के, तो वो हावी हो जाता है और हिंदू मैरिज एक्ट के वो प्रोविज़न के ऊपर हावी हो जाता है। इस तरह से कस्टम को तो यहाँ भी डिफ़ाइन किया गया है। अब ट्राइबल राइट्स भी दिए गए हैं, तो ये देखना होगा कि एक्ट ने कैसे इनको एसिमुलेट किया है, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया है, कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया है, और इन सब मुद्दों पे मामला उठेगा। अब जैसे एक उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में वो कर दिया है, रिपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उसमें भी ये कहा है कि अगर 21 साल से कम है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो उनके घर वालों को बताएगा। ये जो प्रावधान है कानून की नज़र में, क्योंकि हमने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे जब मर्डर हो रहे थे तो PIL आई थी कि सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे मामलों में कैसे आगे बढ़े। देखिए, जब दो एडल्ट साथ में रह रहे हैं तो कोई ऑफेंस नहीं है, कंसेंसुअल रिलेशनशिप कोई ऑफेंस नहीं है। अब इसके दूसरे पहलू को देखें, जो इनकी मंशा है वो ये है कि अगर रजिस्टर्ड होगा तो कल को जब ब्रेकअप होता है तो उसमें क्या उसको वाइफ का दर्जा, वाइफ के जो राइट्स हैं वो मिलेंगे, बिकॉज ये रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है। तो उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि जो ऐसी महिलाएं रह रही है उनको मेंटेनेंस मिलेगा। और बच्चे खास तौर पर इनकी जो मंशा ये है कि जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम एक लिव इन रिलेशनशिप में थे, मेरा ये राइट है। तो यहाँ पे एक स्टेप जो वो प्रूव करती पहले कि हम इनके साथ लिव इन में रह रहे थे, उसके बाद इन्होंने निकाल दिया अब मेरा राइट बनता है, तो वो प्रूव करने के चीज़ को बाहर किया गया है। इसी चीज़ के लिए को लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज भी कंपलसरी किया गया था। जी। अब लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये है कि हमारी प्राइवेसी, राइट टू 21, लिबर्टी, इन सब मापदंडों पे से क्वेश्चन होगा। ये मॉरल पुलिसिंग है। हाँ, तो इसमें देखना होगा कि क्या इसको बैलेंस, कॉम्पीटिंग राइट्स हैं दोनों। एक तरफ स्टेट ने इसको ये किया है कि महिलाओं को इक्वलिटी का राइट है, यानी हम इसको ये कहेंगे कि समानता का अधिकार, और इसके साथ साथ जो है वो प्राइवेसी और जीने का अधिकार जो है उनके बीच में कैसे बैलेंस बनेगा, ये एक सवाल ये एक सवाल उठेगा, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी अब फंडामेंटल राइट का स्टेटस दर्जा है और ये ऐसे कोई क्राइम है नहीं। तो इसमें रिपोर्ट करना कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, और उसमें खास तौर पर अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं तो उसमें पिनल यानी दंड के प्रावधान भी हैं, जेल या जुर्माने के। वही नहीं, आपको समाज में अभी लिव इन रिलेशनशिप को हर एक सोसाइटी में अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। आप किसी को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उसको आप फोर्स कर रहे हैं कि आप आके बताएं, तो समाज में पड़ोसी, पुलिस भी सेंसिटिव नहीं है, या जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो सेंसिटिव नहीं होगा। तो ऐसे में ये प्राइवेसी का हनन है और ये इन मुद्दों को कोर्ट को देखना होगा। तो धन्यवाद साहब। और ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा अभी आगे भी जारी रहेगी और कानूनी चर्चा भी अदालतों में इस मुद्दे पर चलेगी और मामला ज़रूर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।